फुल मेटल एल्केमिस्ट अब तक के सबसे पसंदीदा एनिमे में से एक है, जो एक दशक से भी ज्यादा समय तक एनिमे रेटिंग्स की चोटी पर रहा है। इसकी कहानी बेहद प्रभावशाली और शानदार ढंग से बुनी गई है, जो दो भाइयों की यात्रा को दिखाती है, जो अपनी माँ को दोबारा जिंदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें प्रकृति के नियमों का कठोर दंड भुगतना पड़ता है। तो चलिए सुनते हैं एडवर्ड और एल्फोंस की इस अद्भुत कहानी को। सब कुछ जर्सेस साम्राज्य से शुरू हुआ। वहाँ एक एल्केमिस्ट था जो कि अल्केमी की कुछ वर्जित यानी निषिद्ध बातों का अध्ययन कर रहा था। उसका मकसद था कि वो उस आध्यात्मिक शक्ति, जिसे हम ईश्वर कह सकते हैं, को भौतिक दुनिया में वापस लाना। उसने ये कैसे किया, इसका सटीक तरीका किसी को नहीं पता, लेकिन इतना साफ है कि वह रसायन शास्त्री इसमें सफल रहा। उसने ईश्वर के छोटे से अंश को भौतिक दुनिया में ले आया और उसे जमीन से जोड़ने के लिए अपने 23वें नंबर के गुलाम के खून का इस्तेमाल किया। ईश्वर के उस अंश को ड्वार्फ इन द फ्लास्क कहा गया। गुलाम नंबर 23 ने एक दिन सफाई करते हुए उसे देखा और बात करने लगा। ड्वार्फ ने उसे खून देने के लिए धन्यवाद स्वरूप कुछ ज्ञान दिया। उसने गुलाम को एल्केमी सिखाई, पढ़ना लिखना सिखाया और उसे एक नाम भी दिया, वेन होहेनहाइम। धीरे धीरे वेन हाउस ऑफ एल्केमिस्ट का मुख्य सदस्य बन गया, क्योंकि उसमें अद्भुत प्रतिभा थी। समय के साथ वेन और ड्वार्फ के बीच बातचीत कम हो गई। वेन को इस तरह आगे बढ़ते देख ड्वार्फ अकेला महसूस करने लगा। यह अकेलापन धीरे धीरे इंसानों के प्रति घृणा में बदल गया। वो खुद को अकेले बोतल में बंद और सब कुछ से अलग महसूस करता था। सोच विचार के बाद उसने यह निष्कर्ष निकाला कि अगर उसका कोई सम्मान नहीं है तो अब उसे दूसरों से जुड़ने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए और उसकी जगह ज्ञान प्राप्त करने की लालसा रखनी चाहिए। अगर वह बोतल में ही कैद रहकर जीवन बिताने वाला है तो क्यों न वो खुद को जीवन से ऊपर उठा ले, इंसानों से भी ऊंचा अस्तित्व बना ले। लेकिन अगर उसे बोतल से बाहर निकलना है तो उसे एक शरीर चाहिए तो उसकी आत्मा को संभाल सके, और वो भी अमर शरीर। उसके पास ईश्वर का ज्ञान था, इसलिए उसे तरीका पता था, लेकिन अल्केमी के मूल नियम सामान मूल्य का आदान प्रदान के अनुसार इसके लिए कोई बहुत बड़ी कुर्बानी देनी होती। किसी को इतना बड़ा बलिदान देने के लिए मनाना आसान नहीं था। यह शायद था जर्सेस का राजा अपनी जनता की भलाई से ज्यादा अमरता में रुचि रखता था। उसने ड्वार्फ को मंदिर में बुलाकर कहा कि चाहे कुछ भी कुर्बान करना पड़े, उसे अमरता चाहिए। ड्वार्फ मुस्कुराया। इंसानों को समझना कितना आसान है। वह जानता था कि असली अमरता अल्केमी में संभव नहीं है, लेकिन एक जीवन की कीमत दूसरे जीवन को आगे बढ़ा सकता है। हर एक बलिदान किए गए व्यक्ति के जीवन काल के 2 हिस्सों को बांटकर ट्रांसम्यूटेशन करने वाले लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ड्वार्फ ने राजा से कहा कि जर्सेस की पूरी आबादी, जो लगभग 10 लाख थी, के चारों ओर एक ट्रांसम्यूटेशन सर्कल बनाया जाए। बस इतना ही काफी था। राजा ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया और पूरे साम्राज्य के चारों ओर एक बड़ा ट्रांसम्यूटेशन सर्कल बना दिया। ड्वार्फ ने राजा से कहा कि वह इस प्रक्रिया का फल पाने के लिए बीचों बीच खड़ा हो, जबकि वह खुद और उसका सेवक होहेनहाइम कहीं और खड़े रहेंगे। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, जर्सेस का शहर तबाही से भर गया। पूरा साम्राज्य चीखों और खूनों से भर उठा। 5 विशेष बिंदुओं पर बलिदान का प्रभाव सक्रिय हुआ और वहीं ड्वार्फ का धोखा सामने आया। ट्रांसम्यूटेशन सर्कल राजा और उसके मंत्रियों के चारों ओर नहीं था, बल्कि ड्वार्फ और उसके सेवक होहेनहाइम के चारों ओर था। पूरे जर्सेस की लगभग 10 लाख की आबादी जमीन पर गिर गई। उनकी आत्माएं उनके शरीर से अलग हो गई, एक बलिदान के रूप में। बदले में ड्वार्फ और वेन को ऐसे शरीर मिले जो समय के प्रभाव से अजर अमर हो गए। इन शरीर के अंदर लगभग 5 लाख आत्माएं थी, जिससे उन्हें 5 लाख जीवन काल जीने की क्षमता मिल गई। अब ये दोनों जीवित फिलोसोफर स्टोन बन चुके थे। वेन होहेनहाइम को ड्वार्फ की योजना के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया था और न ही उसे पता था कि वह ऐसा अमर शरीर पाएगा, लेकिन अब वह एक अर्ध अमर प्राणी बन चुका है। उसके सामने खड़ा ड्वार्फ अब हूबहू उसी की तरह दिखता था और यह बात उसे अंदर से घिनौनी लगती थी। उसके शरीर के अंदर वह हजारों आत्माओं की चीखें सुन सकता था, जो डरी हुई थी, भ्रमित थी और पूछ रही थी कि उनके साथ क्या हुआ। वेन के पास ड्वार्फ से कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। फिर वे दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। वेन होहेनहाइम ने पूरब की ओर रुख किया, जबकि ड्वार्फ पश्चिम की ओर चला। दोनों दो अलग अलग राज्य में पहुँचे। ड्वार्फ प्राचीन एमेस्ट्रिस नाम के देश पहुँचा और वहाँ के लोगों को अल्केमी का ज्ञान देना शुरू किया। उसने उन्हें एक ऐसी अल्केमी सिखाई जो धरती से शक्ति लेती थी, लेकिन उसने धरती की सतह के नीचे एक पतली परत बिछा दी जो उसकी फिलोसोफर स्टोन की शक्ति से बनी थी। इससे वह चाहे तो लोगों की अल्केमी की शक्ति को बंद कर सकता था या उन्हें अनुमति देकर उपयोग करने दे सकता था। इस तरह ड्वार्फ को एमेस्ट्रिस की अल्केमी पर पूरा नियंत्रण मिल गया। एमेस्ट्रिस के लोग उसे पूरब का दार्शनिक कहने लगे, क्योंकि वह पूरब से आया था और उसने उन्हें अल्केमी का ज्ञान दिया था। जब ड्वार्फ ने एमेस्ट्रिस को अल्केमी सिखा दी तो वह आम लोगों की नजरों में गायब हो गया। वह धरती के नीचे चला गया, जहाँ उसने पतली नालियों का एक जाल बिछाया। ये नालियाँ उसके फिलोसोफर स्टोन से बनी झिल्ली को पूरे साम्राज्य में फैला रही थी, जिससे वह जब चाहे जहाँ चाहे एल्केमी की शक्ति को रोक या चालू कर सकता था। लेकिन यह तो बस उसके ईश्वर बनने के सफर की शुरुआत थी। उधर पूरब की ओर वेन होहेनहाइम ने ड्वार्फ से बिल्कुल अलग रास्ता चुना। वह अपने अंदर बसी आत्माओं की सच्चाई को स्वीकारने की कोशिश कर रहा था। जर्सेस और जिंग के बीच के रेगिस्तान में चलते हुए उसने उन आत्माओं से बात करने की कोशिश की। वह उनके नाम, कहानियाँ
और उम्मीदें सुनता था। वह उन्हें शांति देना चाहता था, उन आत्माओं को जो ड्वार्फ के अंदर चीख रही थी और जिन्हें उसने चुप करा दिया था। जब वैन जिंग पहुंचा तब तक वह अपने हालात को थोड़ी हद तक समझ चुका था। वहाँ उसने लोगों को अल्कीमी सिखाई और उसे जिंग की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ जोड़कर एक नई प्रणाली बनाई, अलाहेस्ट्री। यह एक तरह की अल्कीमी थी जिसमें धरती को एक जीवित इकाई की तरह देखा जाता था और पृथ्वी, जलवायु आदि से ऊर्जा लेकर रूपांतरित किया जाता था। वैन की इस शिक्षा के कारण जिंग के लोग उसे पश्चिम का दार्शनिक कहने लगे। समय के साथ ड्वार्फ ने खुद के लिए एक नया नाम चुना, फादर। उसने इंसानों को भ्रष्ट करने वाले 7 पापों घमंड, वासना, लोभ, ईर्ष्या, आलस्य, अति भोजन और क्रोध को त्यागने का नाटक किया। इन पापों को उसने मिटाया नहीं बल्कि उनके आधार पर 7 शक्तिशाली प्राणी बनाए। उसने हर पाप को एक फिलोसोफर स्टोन में समेटा और फिर उसे ऐसे लोगों को दिया जिनमें उस पाप की भावना सबसे ज्यादा थी। ये शक्तिशाली प्राणी, जिन्हें होमुनकुलस कहा गया, फादर को अपने पिता जैसे मानते थे। वे उसकी हर योजना पर उसका साथ देने की कसम खाते थे। फादर मानता है कि अगर वह इन पापों को त्याग दे तो वह इंसानियत से ऊपर उठ सकता है और खुद ईश्वर से भी श्रेष्ठ बन सकता है। लेकिन सिर्फ पापों को त्यागने से ईश्वरत्व तो नहीं मिल सकता। इसलिए वह मानता है कि अगर उसे एक और भी ज्यादा अमर शरीर मिल जाए तो वह उस ज्ञान को आत्मसात कर सकता है जिसे लोग ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं। इस सोच के साथ वह एक सदी लंबी योजना शुरू करता है। उसकी कठपुतली सरकार आसपास के देशों पर हमला करके एमेस्ट्रिस का विस्तार करती है ताकि एक और बड़ा ट्रांसम्यूटेशन सर्कल तैयार हो सके। पूरे देश को बलिदान देकर एक विशाल फिलोसोफर स्टोन बनाया जाए। फादर की योजना है कि वह करोड़ों लोगों की आत्माओं को निगल जाए और हर एक ईश्वरीय सत्ता से ज्यादा शक्तिशाली बन जाए। होहेनहाइम ऐसा नहीं होने देना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह पश्चिमी भूमि एमेस्ट्री तक पहुंचे, फादर की योजना, जिसे आगे चलकर द प्रॉमिस डे कहा जाएगा, पहले से ही शुरू हो चुकी थी। इस योजना के एक महत्वपूर्ण हिस्से में पूरे ट्रांसम्यूटेशन सर्कल के अंदर 5 विशेष स्थानों पर खून और विनाश फैलाना जरूरी था। इन्हीं में से एक स्थान के लिए चुना गया इश्वाल, वह क्षेत्र जिसे एमेस्ट्रिस ने हाल ही में अपने अधिकार में लिया था। यह सब तब शुरू हुआ जब सेंट्रल शहर के एक सैनिक ने एक मासूम इश्वाल बच्चे को गोली मार दी। यह एक ऐसा क्षण था जिसके बाद इश्वाल के लोग अपने शोषण के खिलाफ और चुप नहीं रह सके। विद्रोह हुआ और एक भयानक गृह युद्ध भी छिड़ गया। यह गृह युद्ध एमेस्ट्रिस सरकार द्वारा रजिस्ट्रेड स्टेट अल्केमिस्टों की नई भूमिका का आरंभ भी था। अब वे सिर्फ वैज्ञानिक या जनता के सेवक नहीं थे, वे अब युद्ध के हथियार बन चुके थे। इश्वाल गृह युद्ध एमेस्ट्रिस द्वारा शुरू किए गए कई युद्धों में से पहला था, जिनका उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार और शक्ति बढ़ाना था। इस युद्ध में कुछ स्टेट अल्केमिस्ट ऐसे भी थे जो अपनी करतूतों पर शर्मिंदा थे, जिन्होंने जिंदगियां ली पर उन्हें पछतावा भी सताता रहा। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें मारने में मजा आता था, जैसे किम्बली, जिसे क्रिस्मन लोटस अल्केमिस्ट कहा जाता था। उसे एमेस्ट्रिस के उच्च अधिकारियों द्वारा एक फिलोसोफर स्टोन दिया गया, एक ऐसा पत्थर जो इश्वाल युद्ध बंदियों की आत्माओं से बनाया गया था। इस पत्थर की ताकत से किम्बली ने गांव के गांव तबाह कर डाले। वह इस शक्ति से इतना मोहित हो गया कि युद्ध खत्म होने पर भी वह पत्थर लौटाने को तैयार नहीं हुआ। जब उसके उच्च अधिकारियों ने पत्थर छीनने की कोशिश की तो उसने उन्हें मार डाला और इस कारण उसे युद्ध अपराधी घोषित कर जेल में डाल दिया गया। लेकिन उससे पहले उसी युद्ध के दौरान उसका एक कार्य एक युवा योद्धा भिक्षु को बदले की राह पर ले गया। उसने अपना नाम त्याग दिया क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने अपने गांव और अपने भाई को मरते देखा था। उसके भाई ने मरते समय जो शक्ति दी थी वो अब उस योद्धा के हाथ में थी और उसका मकसद था अपने लोगों का बदला लेना। इश्वाल संघर्ष में लगभग पूरी इश्वाल जाति समाप्त कर दी गई। जो बचे वे जर्सिस के खंडहरों में छिपने लगे ताकि मौत से बच सके। इस भयावह युद्ध ने कई स्टेट अल्केमिस्टों को जीवन भर के लिए भीतर से तोड़ दिया, लेकिन चूंकि वे युद्ध में अत्यंत कुशल थे, सरकार ने उन्हें आगे भी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। इन्हीं अत्याचारों को देख एक युवा अल्केमिस्ट रॉय मेस्टेंग ने सत्ता और पद प्राप्त करने की ठानी ताकि वह सरकार को भीतर से बदल सके। लेकिन इश्वाल युद्ध के पीछे की असली सच्चाई सिर्फ सेना के शीर्ष अधिकारियों को पता थी। केवल वही इंसान थे जो फादर की ईश्वर बनने की योजना को जानते थे। जैसे जर्सिस का राजा अमरता के लालच में अंधा हो गया, वैसे ही एमेस्ट्रिस के ऊंचे पदों पर बैठे जनरल भी सिर्फ अपने लाभ के लिए फादर की योजना में शामिल हुए। फादर ने उन्हें भी अमर जीवन देने का वादा किया था। यही वादा उनके द्वारा किए गए भयानक अपराधों को सही ठहराने के लिए काफी था। लेकिन इन जनरलों को यह समझ में नहीं आया कि फादर उन्हें सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। उसे उनके अस्तित्व का कोई फर्क नहीं पड़ता था और न ही वो वास्तव में उन्हें अमर बनाना चाहता था। उधर वैन ने पश्चिम की ओर लौटने का निर्णय लिया। वो जर्सिस की खंडरों से गुजरा और एमेस्ट्रिस पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात एक महिला पिनाको से हुई। दोनों वर्षों तक एक दूसरे के साथ शराब पीने वाले दोस्त बन गए। पिनाको ने कभी यह सवाल नहीं उठाया कि वैन की उम्र क्यों नहीं बढ़ती। वह उसे वैसे ही स्वीकारती थी जैसा वह था। समय के साथ वैन पिनाको के गांव रिसेम्बुल में एक और महिला से मिला जिसका नाम त्रिशा था। वैन को उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया, लेकिन उसने इन भावनाओं को स्वीकार करने से इनकार किया। वह खुद को एक श्रापित प्राणी समझता था जो प्रेम करने के योग्य नहीं है। मगर त्रिशा ने उसे फिर से इंसान जैसा महसूस कराया। उसने कहा कि वैन की न उम्र बढ़ने की शक्ति न ही उसका अतीत, यह सब उसकी भावनाओं की सच्चाई को नहीं
नहीं बदलते। उनके 2 बच्चे हुए और वैन को डर सताने लगा कि कहीं यह अमरता का श्राप उनके बच्चों को न मिल जाए। वो उन्हें छूने से भी डरता था, लेकिन त्रिशा ने उसकी झिझक को समझा और उसका डर दूर करने के लिए अपने पहले बेटे एडवर्ड को उसकी गोद में दिया। उस क्षण वैन की आंखों से आंसू बहने लगे। यह पहली बार था जब उसने अपने बेटे को गोद लिया था। यह पल उसके लिए बेहद खास था, लेकिन साथ ही कष्टदायक भी, क्योंकि उसे पता था कि वह अपने बच्चों और त्रिशा के साथ उम्र नहीं बढ़ा पाएगा। वह डरता था कि एक दिन सब मर जाएंगे और वह फिर से अकेला रह जाएगा, जैसे जर्सिस के पतन के बाद हुआ था। इन विचारों के बीच वैन ने एक निर्णय लिया। उसने तय किया कि वह फादर को रोकेगा और इस अमरता को समाप्त करेगा। वह त्रिशा से वादा करता है कि वह लौटेगा एक आम इंसान बनकर, ताकि वे एक सामान्य जीवन जी सके और अंत में साथ मर सके। पर वैन इस बात को कम आंक लेता है कि फादर को रोकने में कितना समय लगेगा और उसकी पत्नी और बच्चों के पास कितना समय बचा है। वैन के जाने के कुछ महीनों बाद ही 1904 की महामारी त्रिशा को निगल जाती है। अब एडवर्ड और अल्फोंस अकेले रह जाते हैं। पिनाको उन्हें पालने का जिम्मा लेती है। माँ की मौत के बाद एडवर्ड अपने पिता से नफरत करने लगता है, क्योंकि वह उस समय उनके साथ नहीं था। यही गुस्सा वह लंबे समय तक अपने दिल में संजो कर रखता है। कुछ महीनों बाद एडवर्ड और अल्फोंस की मुलाकात एक अल्केमिस्ट इजुमी काटिस से होती है, जो पास के एक शहर से यात्रा कर रही होती है। दोनों भाई उन्हें अपने शिक्षक बनने के लिए मना लेते हैं। इजुमी उन्हें अल्केमी और मार्शल आर्ट की शिक्षा देती है। 6 महीने की कठोर ट्रेनिंग के बाद वो उन्हें घर भेज देती है, यह मानते हुए कि अब वे खुद से अभ्यास करने के लिए सक्षम है। लेकिन इजुमी को यह नहीं पता होता कि दोनों भाई इस ज्ञान का उपयोग किसके लिए करेंगे। वे ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन करने का प्रयास करते हैं, जो अल्केमी की दुनिया में बहुत ही खतरनाक और वर्जित क्रिया है। इसका उद्देश्य किसी मृत इंसान को दोबारा जीवित करना होता है। एडवर्ड और अल्फोंस की यह कोशिश थी कि वे अपनी माँ को वापस ला सके, लेकिन जब किसी इंसान की आत्मा मृत्यु के बाद आफ्टर लाइफ में चली जाती है, तब उसे फिर से वापस लाना लगभग असंभव हो जाता है। आत्मा अब भौतिक दुनिया की पहुंच से दूर हो जाती है। ऐसे में उनका प्रयास असफल होना तय था, पर उन्हें इसका ज्ञान नहीं था। वे ट्रांसम्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें उसकी भयंकर कीमत चुकानी पड़ती है। वे गेट ऑफ ट्रुथ तक खींच ले जाते हैं। यह एक आध्यात्मिक और मानसिक द्वार है, जिसमें ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान समाहित होता है। इसका रक्षक एक शुद्ध श्वेत आकृति होती है, जिसे ट्रुथ कहा जाता है। अल्केमी के नियम के अनुसार किसी ट्रांसम्यूटेशन में असफलता नहीं होती, केवल रिबाउंड होता है। यानी अगर आपने जो मांगा है उसके बराबर कुछ बलिदान नहीं दिया, तो अल्केमी की शक्तियाँ खुद तय करती है कि बदले में क्या लिया जाए। ट्रुथ एडवर्ड और अल्फोंस दोनों से उनका भुगतान वसूलता है। अल्फोंस का पूरा शरीर ले लिया जाता है, जबकि एडवर्ड की एक टांग। इसके बदले दोनों को सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। जितना उन्होंने खोया उसी अनुपात में अल्फोंस का पूरा शरीर गया, इसलिए उसे अधिक गहन ज्ञान मिला। लेकिन यह ज्ञान भारी मानसिक और शारीरिक असर को छोड़ता है। यदि कोई इसे सहन कर जाए तो अब बिना अल्केमी सर्कल के भी अल्केमी कर सकता है। जब एडवर्ड वापस भौतिक दुनिया में लौटता है, तो उसे पता चलता है कि इस ज्ञान की कीमत बहुत अधिक थी। ट्रांसम्यूटेशन सर्कल के बीचों बीच एक विकृत जीव पड़ा होता है, जो इंसान जैसा लगता है, पर उसकी कोई आत्मा नहीं होती। वो करहाता है, हाथ ऊपर उठाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका हाथ गिर जाता है और वह जीव निशब्द मर जाता है। फर्श खून से लाल हो चुका होता है। एडवर्ड को लगता है कि उन्होंने अपनी माँ को वापस ला दिया है, पर इस रूप में लाकर उन्होंने उसे केवल दर्द और दूसरी बार मृत्यु दी। यह अनुभव उसे गहरे अपराध बोध और पछतावे में डाल देता है। एडवर्ड अपनी माँ की मौत के लिए खुद को दोषी मानता है। उसे इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि वो कभी भी अपनी माँ की आत्मा को वापस नहीं ला सकता। उसके बगल में अल्फोंस के कपड़े पड़े हुए थे, उसके अस्तित्व का आखिरी निशान। एडवर्ड यह नुकसान भी सहन नहीं कर पाता। वह दीवार से सटी एक लोहे के आर्मर पोशाक को धक्का देकर गिरा देता है। फिर ट्रुथ गेट से मिले ज्ञान का उपयोग करते हुए उसी आर्मर पोशाक के अंदर एक खून से चिन्ह बनाता है। चूंकि अल्फोंस का शरीर अब ट्रुथ का हिस्सा बन चुका था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी पार नहीं गई थी। एडवर्ड उसकी आत्मा को उसी आर्मर के ढांचे में बांध देता है। यह एक और मानव ट्रांसम्यूटेशन था, इस बार एक आत्मा को किसी वस्तु में बांधना। इसकी कीमत उसे अपना हाथ देकर चुकानी पड़ती है। अब अल्फोंस की आत्मा जीवित है, पर उसका शरीर एक ठंडी, कठोर और निर्जीव कवच में बंद है। उसे दर्द नहीं होता, भूख नहीं लगती, न थकावट महसूस होती है। वो पूरी तरह इंसान है, केवल मानसिक रूप से। शारीरिक रूप से वह अब खोखला है। इस त्रासदी और अतीत की यादों को पीछे छोड़ने के लिए एड और एल अपने बचपन के घर को जला देते हैं। इसके बाद वे अपने गांव से निकल जाते हैं और एमिस्ट्रिस की सेना में शामिल होने का फैसला करते हैं, ताकि उन्हें कैपिटल सेंटर में मौजूद विशाल रिसर्च सेंटर तक पहुंच मिल सके। एड को विश्वास है कि अगर वे फिलोसोफर स्टोन से जुड़ी सारी जानकारी इकट्ठा कर ले, तो वे अल्फोंस का खोया हुआ शरीर और अपने खोए हुए अंग वापस पा सकता है। एड के अंगों की जगह अब ऑटोमेल नामक मशीनी अंग लगे हैं। इस वाले युद्ध में भाग लेने वाले प्रसिद्ध फेल अल्केमिस्ट कर्नल रॉय मस्टैंग एडवर्ड की क्षमताओं का उपयोग करना चाहते हैं, ताकि वे देश को एक बेहतर स्थिति में ला सके। इसके बदले वे एडवर्ड को रिसर्च सेंटर तक पूरी पहुंच देने की पेशकश करते हैं। सन 1911 में अपनी मां को पुनः
पुनर्जीवित करने का असफल प्रयास के 1 साल बाद एडवर्ड एलरिक को स्टेट अल्केमिस्ट के रूप में शपथ दिलाई जाती है। उसके मशीनी अंगों की वजह से उसे फुल मेटल अल्केमिस्ट की उपाधि दी जाती है। अल्फोंस उसका अस्थायी साथी बनता है और दोनों भाई सरकार के लिए काम करते हुए खाली समय में अपने शरीर को वापस लाने का रास्ता खोजते हैं। यहीं से फुल मेटल अल्केमिस्ट की असली कहानी शुरू होती है। उधर फादर की प्रॉमिस डे की योजना अब बस 1 साल दूर रह गई है। एलरिक भाइयों को अभी भी फिलोसोफर स्टोन का कोई पक्का सुराग नहीं मिला है। वे रियोल नामक शहर में पहुंचते हैं, जहां एक पुराना पादरी एक स्टोन का इस्तेमाल कर चमत्कार दिखा रहा होता है। शुरुआत में उन्हें वह स्टोन नकली लगता है, पर बाद में पता चलता है कि वह असली फिलोसोफर स्टोन था, जो अब ज्यादा इस्तेमाल के कारण निष्क्रिय हो चुका था। वह पादरी अपनी एल्केमी की शक्तियों से गाँव वालों को धोखा देकर उन्हें चमत्कार का भ्रम देता है और उनके उपहारों से ऐशो आराम की जिंदगी जीता है। एडवर्ड उस धोखेबाज पादरी को हरा देता है और उसके झूठे चमत्कारों की पोल खोल देता है। उसे लगता है कि वह उन लोगों का फायदा उठा रहा था जो पढ़ाई लिखाई में कमजोर थे, एक ऐसा अपराध जो इतिहास में बार बार देखने को मिलता है। रियोल में उन्हें कोई पक्का सुराग नहीं मिलता, इसलिए एलरिक भाई वापस सेंट्रल लौट जाते हैं। हालांकि उस पादरी के पास एक सुराग था। उसने अपने पत्थर की मदद से एक विशाल काइमेरा बनाई थी जो लड़ सकती थी। वे सोचते हैं कि शायद इस तरह की अल्केमी से उन्हें अपने शरीर को वापस लाने में मदद मिल सके। इस सुराग के पीछे वे एक गहरी और अनजान राह में निकल पड़ते हैं, ऐसी राह जो उन्हें बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकती है। रियोल में उनके काम की सराहना करते हुए कर्नल मस्टैंग उन्हें एक खास शख्स से मिलवाते हैं, शोटाकर नामक एक वैज्ञानिक जो स्टेट के लिए काइमेरा बनाने पर शोध करता है। यह वही आदमी है जिसने कभी एक ऐसी काइमेरा बनाई थी जो इंसानी भाषा समझ सकती थी। एलरिक भाइयों को शोटाकर की लाइब्रेरी में उसकी रिसर्च पढ़ने की अनुमति दी जाती है, पर उन्हें जल्दी लगने लगता है कि शायद यहाँ से उन्हें बहुत कुछ हासिल नहीं होगा। कई बार वे शो की बेटी नीना के साथ खेलने में लग जाते हैं। नीना अकेली है क्योंकि उसका पिता दिन रात अपने स्टेट अल्केमिस्ट की पदवी को बनाए रखने के लिए काम करता रहता है। उसे सरकार से फंडिंग पाने के लिए कोई ठोस परिणाम देना जरूरी होता है। इस बीच राज्य में एक अलग ही डर फैल रहा है। स्टेट अल्केमिस्ट को आम जनता काफी हद तक डर और नफरत की नजर से देखती है, खासकर अतीत में हुए हिंसक घटनाओं के चलते। लेकिन अब एक व्यक्ति कई स्टेट अल्केमिस्ट की हत्या कर रहा है। वह व्यक्ति है स्कार, जो मानता है कि अल्केमी अब लोगों की सेवा से हटकर सिर्फ पैसों और सत्ता की ओर झुक गई है, चाहे इसके लिए अनैतिक प्रयोग ही क्यों न करने पड़े। एलरिक भाइयों को जल्द ही फिर से एल्केमी का डरावना पक्ष देखने को मिलता है। शोटाकर ने एक बार फिर से एक बोलने वाली काइमेरा बना ली है, लेकिन जब से वे उसके घर में दाखिल हुए हैं, उन्होंने गौर किया है कि वहाँ कुछ अजीब सा सन्नाटा है। ना तो उसका कुत्ता है, ना ही नीना दिखाई देती है। एडवर्ड को समझ में आ जाता है कि उसके सामने खड़ी बोलने वाली काइमेरा कोई और नहीं बल्कि नीना ही है। 2 साल पहले शो की पत्नी भी अचानक गायब हो गई थी और उसी दौरान उसने पहली बोलने वाली काइमेरा बनाई थी। अब उसकी बेटी के साथ भी वही हुआ। एक पिता ने अपने बच्चे पर ही ऐसा अमानवीय प्रयोग किया, सिर्फ अपनी नौकरी और सरकारी फंडिंग बचाने के लिए। एडवर्ड यह सब सहन नहीं कर पाता। उसकी आंखों में अल्केमी हमेशा इंसानियत के लिए एक वरदान रही है, लेकिन अब वही विद्या इतनी घिनौनी भी हो सकती है, यह उसके विश्वास को तोड़ देता है। जब शो उसे ताना मारता है कि एडवर्ड भी कोई अलग नहीं जिसने अपनी माँ को जिंदा करने की कोशिश की और भाई की आत्मा को एक बेजान लोहे के शरीर में बांध दिया, तो यह सुनकर एडवर्ड आपा खो बैठता है और उसे बार बार घूंसे मारता है, लेकिन अल्फोंस उसे रोक लेता है। दोनों भाई वहाँ से निकल जाते हैं और सरकार को इस घोर अपराध की जानकारी देते हैं। वे नीना को अलविदा कहते हैं, भीतर से टूटे हुए कि वे कुछ भी करके उसे फिर से सामान्य नहीं बना सकते। और जैसे ही सेंट्रल में बादल और गहरे हो जाते हैं, स्कार उस घर का रुख करता है और उस पिता बेटी के अनहोल प्रयोग को अस्थायी रूप से खत्म कर देता है। वीडियो के अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। साइन आउट।